हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम फिर आपसे मिलने आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के। मुझे लगता है कि आपको मेरे दो वीडियो पहले जो बनाए हैं, एक तो आइसोटोन पर और एक मोल कंसर्ट पर, वो दोनों वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अब हम केमिकल बॉन्डिंग पर आज आपसे चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं कि मेरे YouTube चैनल की स्टार्टिंग है। अभी तक मैंने 2 ही वीडियो बनाए हैं और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 48 इयर्स का है। मैं जब क्लास 11th में 1976 में स्टूडेंट थी, मैंने तब से केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था। उन दिनों 9th से ही केमिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था और मेरे कांटेक्ट में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आए हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कम था, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनको केमिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो उन स्टूडेंट्स को जब मैंने पढ़ाया तो मुझे लगा कि कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं पहले वो वीडियो लूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिन पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए मैंने बॉन्डिंग के 5-7 वीडियोज सोचे हुए हैं, लेकिन उनको कराने से पहले मैं थोड़ा सा आज आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ बॉन्डिंग के लिए। केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो 2 एटम्स को बांधे रखता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच कीप्स 2 एटम्स बॉन्डेड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब हम बताएंगे कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। जैसे आप समाज में रहते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ आप फ्रेंडशिप करते हो, कई फैमिलीज के साथ आप रिलेशन करते हो, उसी तरह नेचर में भी जो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग ना रहकर दूसरे एलिमेंट्स के साथ अपनी फ्रेंडशिप करते हैं। तो एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जो फ्रेंडशिप है वो एक तरह का केमिकल बॉन्ड है। अब वो फ्रेंडशिप कितने तरह की होती है और क्यों हुई ये फ्रेंडशिप एलिमेंट्स में? क्योंकि एलिमेंट्स स्टेबल नहीं है, तो वो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। जब ये एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, जिससे स्टेबिलिटी आती है। ये एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, ये अपनी आखिरी शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने का मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन एटम के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 नाइट्रोजन एटम्स जब मिलेंगे तो ये दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस एन के भी काउंट होंगे और इस एन के भी काउंट होंगे, जिससे इस एन का भी ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा और इस एन का भी ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा। शेयरिंग को आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपके पास 10,000 रुपीज है, आप कोई दुकान खोलना चाहते हो और आपको 20,000 की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? एक पार्टनर ढूंढोगे और उस पार्टनर के साथ आप पार्टनरशिप में शॉप खोलोगे। तो ये एटम भी पार्टनरशिप कर रहे हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसके और 3 इलेक्ट्रॉन इसके मिलकर के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं और इन पर दोनों का राइट है। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पीरियड में जो एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और हीलियम तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने पर स्टेबिलिटी आती है, इसलिए 2 हाइड्रोजन एटम 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डुप्लेट बनाते हैं। तो इस तरह से ऑक्टेट रूल को ऑबे करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर जगह ऑक्टेट रूल का पालन हो। कुछ एलिमेंट्स के कंपाउंड ऐसे जैसे ClO2, NO, NO2, इनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि Cl के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 है, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 है। तो इनमें Cl के आखिरी शेल में ऑक्टेट पूरा नहीं हो पाता, ऑड इलेक्ट्रॉन रहते हैं। N के आखिरी शेल में भी ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक्सेप्शन है कि ऑक्टेट रूल को ऑबे नहीं कर रहे। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं कि NO2 ब्राउन कलर का क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऐसे NO के भी कई क्वेश्चंस आते हैं जो हम आगे के वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और BF3 बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है।
3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से शेयरिंग पर मिल जाते हैं। तो BF3 में बोरॉन के आखिरी शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। AlCl3 में एल्युमिनियम के आखिरी शेल में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 एल्युमिनियम के हैं, 3 Cl से मिले। और BeCl2 में बेरिलियम के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 बेरिलियम के हैं, 2 Cl से मिले। इसका मतलब ये कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें आखिरी शेल में ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इन कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड या लुईस एसिड कहते हैं। ये भी एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के। इसी तरह PCl5, इसमें फास्फोरस के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 Cl से मिले तो आखिरी शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। SF6 में सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 F से मिल गए तो 12 हो गए। IF7 में आयोडीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 F से मिल गए तो 14 हो गए। इस तरह से ये वाले कंपाउंड भी ऑक्टेट रूल को ऑबे नहीं कर रहे। तो ये तो हमने पढ़ा ऑक्टेट रूल जो बॉन्ड बनाने के लिए। और ऑक्टेट रूल किसने दिया था? लुईस एंड कॉसल ने। 2 साइंटिस्ट हैं, लुईस एंड कॉसल, जिन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था। अब ये कि बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। 6 तरह के बॉन्ड हमारे कोर्स में आएंगे। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वान डेर वाल्स फोर्स एंड मेटालिक बॉन्ड। इनमें से हम आयनिक बॉन्ड का अलग वीडियो बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड हम अलग से। कोवलेंट बॉन्ड तो काफी डिटेल में पढ़ा जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड अलग आएगा। तो आज हम केवल आपको आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का केवल मीनिंग बताएंगे कि आयनिक बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, कैसे बनता है। शॉर्ट में अब हम आज आपको ये समझाएंगे। तो आयनिक बॉन्ड ये कैसे बनता है? बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक एलिमेंट टू नॉन मेटेलिक एलिमेंट, यानी मेटल से नॉन मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से ये आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसे? सोडियम ये मेटल है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम आयन बनाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। Cl एटम के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl आयन बनाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैसेस स्टेट में मिलकर NaCl सॉलिड बनाएंगे। अब हमने ये लिखा है कि सोडियम आयन गैसेस प्लस क्लोराइड आयन गैसेस टू गिव 1 मोल ऑफ NaCl सॉलिड एंड U, ये एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये एनर्जी रिलीज होती है। तो हमें कई बार ये पूछा जाता है कि लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि 1 मोल गैसियस पॉजिटिव आयन और 1 मोल गैसियस नेगेटिव आयन मिलकर जब 1 मोल सॉलिड बनाते हैं, आयनिक सॉलिड बनाते हैं, तो एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो ये ऐसे NaCl जैसे केस में तो सही है डेफिनेशन, क्योंकि पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन 1:1 रेशियो में मिल रहे हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जैसे CaCl2, कैल्शियम आयन 1 है, क्लोराइड आयन 2 है, तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का नंबर है 1:2। इसी तरह 1:2 भी हो सकता है, 2:1 भी हो सकता है, 1:3 भी हो सकता है। तो अगर अपन ऐसे बोलेंगे 1 मोल गैसेस पॉजिटिव आयन, 1 मोल गैसेस नेगेटिव आयन, तो हमारी डेफिनेशन रॉन्ग होगी। इसीलिए लैटिस एनर्जी के लिए सही डेफिनेशन हम बोलेंगे कि व्हेन 1 मोल आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम gaseous positive ions and gaseous negative ion, the released energy is called lattice energy। जब gaseous positive ion और gaseous negative ion से 1 मोल आयनिक क्रिस्टल बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। आप नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन का नंबर 1, नेगेटिव आयन का 1 ऐसे मत बोलना, क्योंकि पॉजिटिव आयन 2 भी हो सकते हैं, नेगेटिव आयन 1 हो सकता है, पॉजिटिव आयन 1 हो सकता है, नेगेटिव आयन 2 हो सकते हैं, पॉजिटिव आयन 3 हो सकता है, नेगेटिव आयन 1 हो सकता है। तो इसलिए आप तो केवल इतना बोलना कि जब 1 मोल आयनिक क्रिस्टल गैसियस पॉजिटिव आयन और गैसियस नेगेटिव आयन से बनता है तो रिलीज एनर्जी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होना चाहिए, आयंस गैसियस होने चाहिए। अब आता है कोवलेंट बॉन्ड।
कोवलेंट बॉन्ड नॉन मेटल एटम्स के से बनता है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल एटम या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या शेयर करते हैं। मेटल्स में तो हमने कहा था इलेक्ट्रॉन देते हैं, लेकिन नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या शेयर करते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटम है, इसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये या तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और अगर हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन एटम का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। और शेयर करने से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, और सिंगल बॉन्ड को हम एक लाइन से दिखाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना एफ के, जो शेयर नहीं करते, उन इलेक्ट्रॉन को हम या तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहेंगे या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो यहाँ पे कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे? 3, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये कहो 6 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या ये कहो 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 ऑक्सीजन एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो डबल बॉन्ड को हम 2 लाइन से दिखाते हैं। नाइट्रोजन एटम के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है। तो ये दोनों 3-3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, जिससे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और 3-3 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जिसको हमने 3 लाइन से दिखाया है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्लियर हो गया। अब कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है। एक तो होता है 2 सेम नॉन मेटल एटम के बीच बना हुआ, या ऐसे 2 नॉन मेटल के बीच बना हुआ जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है। जैसे या तो 2 H के बीच बॉन्ड बने, या 2 ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड बने, या 2 क्लोरीन के बीच बॉन्ड बने, या 2 नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बने, या सिलिकॉन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बने, या कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बने। सिलिकॉन और हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम है। तो जब इस तरह के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं जिनमें दोनों नॉन मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेंटर में रहते हैं, किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। उस कोवलेंट बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, विच इज 100% कोवलेंट। अब आता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच हो रही है, यानी जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो ऐसे केस में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में नहीं रहते, वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। उससे क्या होगा? हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, और इस बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, which is not 100% covalent but it contains some ionic character. अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड के और एग्जांपल्स है अमोनिया, वाटर, HF एक्सेट्रा। अब ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें कितने % आयनिक कैरेक्टर है, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक तो डायपोल मोमेंट से कैलकुलेट करते हैं और एक फाजांस रूल से। तो हम आगे जब हमारे और वीडियो जाएंगे उसमें हम फाजांस रूल का एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर की परसेंटेज निकालना बताएंगे, और एक डायपोल मोमेंट का बनेगा। तो इस तरह से पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट 100% कोवलेंट, बट नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मे बी 100% और 90%। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना रहे उनको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिनको हमने डॉट से दिखाया है। और ये जो सिंबल बना रखे H 1 डॉट, F 7 डॉट,
इनको लुईस डॉट फॉर्मूला कहते हैं। लुईस एक साइंटिस्ट हुआ है, इसने एलिमेंट्स के लिए लुईस डॉट फॉर्मूला दिया है, जिसमें एलिमेंट का सिंबल लिखा जाएगा और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट से लिखा जाएगा। और इसके अलावा जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स के लिए लुईस ने मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए लुईस स्ट्रक्चर दी है, जिसमें एटम्स भी लिखे जाएंगे, उनके बीच कौन से बॉन्ड है वो भी लिखे जाएंगे, कितने लॉन पेयर बचे हुए हैं वो सब लिखे जाएंगे। तो लुईस स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड का हमने आपको एक्सप्लेन किया कि कब बनता है, जब एक मेटल एटम दूसरे नॉन मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड हमने क्या बताया, जब दो नॉन मेटल एटम बॉन्ड बनाते हैं। और जब दो नॉन मेटल एटम अगर सेम है तब ध्यान देना नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, या दो नॉन मेटल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस कम है तो नॉन पोलर होगा, विच इज 100% कोवलेंट। अगर दो नॉन मेटल एटम बिल्कुल सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस वाले हैं, तब उनका कोवलेंट बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होगा, उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा, और वो होंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, जिनका परसेंटेज निकालने के लिए कि कोवलेंट बॉन्ड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, उसका हमारा फाजांस रूल पढ़ेंगे। और अभी हमें एक चीज और बतानी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे तुमने शेयरिंग किए है ना, इसको ऐसे समझ लो कि दोनों, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक के पास 10,000, तुम्हारे पास 10,000 रुपए हैं, तुम्हें 10,000 रुपए और चाहिए, तो तुम दूसरे के पार्टनर को लेते हो और 10,000 रुपए शेयर करके अपना काम शुरू करते हो। वो तो हमने कहा था कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स एक डोनर है जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं, और एक एक्सेप्टर है, जैसे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अगर एक डोनर और एक एक्सेप्टर मिलेंगे तब उनमें शेयरिंग होगी। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है एन और एच में, इस शेयरिंग को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जिसको हम एरो से दिखाते हैं, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ एरो लगाते हैं। ये वैसा ही केस हो गया जैसे एक बहुत रिच व्यक्ति है, एक बहुत मध्यम वर्गीय है जिसके पास पैसे नहीं है, वो दोनों मिलकर शॉप खोल लेते हैं। वो शॉप दोनों की मानी जाएगी, दोनों का राइट होगा, दोनों उसका प्रॉफिट लेंगे, लेकिन एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। तो ये इसी तरह अपने नेचर में भी ये ऐसी जो फ्रेंडशिप है डोनर और एक्सेप्टर वाली, उसको हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग, एक तरह की फ्रेंडशिप ही है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एग्जांपल हमने अमोनियम आयन दिया है। यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट क्या है, ये एक टर्म है जो कोवलेंट बॉन्ड में, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, उसकी पोलैरिटी कितनी है, कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है, उसको नापने के लिए हम डाइपोल मोमेंट यूज करते हैं, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक ये अच्छा बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसका हम एक अलग वीडियो निकट भविष्य में जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। और लुईस स्ट्रक्चर हमने आपको अभी बताया था कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला लुईस ने दिया है एलिमेंट के लिए, ऐसे कंपाउंड के लिए भी लुईस ने फार्मूला दिया था, स्ट्रक्चरल फार्मूला, जिसमें एटम्स और उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन और उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया जाता है। वो लुईस स्ट्रक्चर का वीडियो भी निकट भविष्य में शीघ्र ही अपलोड किया जाएगा। एक टर्म हम आपको और बताना चाहते हैं, कोवैलेंसी। कोवैलेंसी का मतलब है किसी एलिमेंट की मैक्सिमम कैपेसिटी जो कोवलेंट बॉन्ड बनाने की है, यानी कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है या कितने कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, उस पावर को हम कहते हैं कोवैलेंसी। जैसे H2 में हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 मानी जा रही है क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। O2 में ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 मानी जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। N2 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 मानी जाएगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। वाटर में ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 होगी क्योंकि ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। HF में फ्लोरीन की कोवैलेंसी 1 होगी। अमोनिया में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होगी क्योंकि नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो कोवैलेंसी का मतलब हमने आपको बता दिया। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है
कि जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनकी तो कोवैलेंसी 4 होती है, क्योंकि उनके एटम के आखिरी शेल में 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। और जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में या उसके आगे के एलिमेंट्स हैं, उनकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी आउटरमोस्ट शेल में डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। जैसे फास्फोरस, इसकी कोवैलेंसी यहाँ 5 है, क्योंकि फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 5 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो फास्फोरस की कोवैलेंसी हो गई 5। SF6 में सल्फर 6 फ्लोरीन एटम के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो सल्फर की कोवैलेंसी है 6। IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, आयोडीन की आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 फ्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी कोवैलेंसी 7 है। BF3 में बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, बोरॉन की कोवैलेंसी 3 है। AlCl3 में एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, एल्युमिनियम की कोवैलेंसी 3 है। तो ये हमने कोवैलेंसी पे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इसीलिए अपने आप को कंसंट्रेट किया है, क्योंकि जो हम अब अगला वीडियो बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर का, उसमें आपको कोवैलेंसी और लॉन पेयर इनकी जरूरत होगी। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लेना, और अगला वीडियो हम बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर पर, और इस वीडियो को देखने के बाद आप लुईस स्ट्रक्चर का वीडियो देखना और आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना और वीडियो देखना। और धन्यवाद।